हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं अपने चैनल पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ कंप्लीट करवा रही हूं, जिसमें अभी तक मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगर आप लोग मेरे वो वाले सारे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उन सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखी है। तो अगर आप लोग मेरे वो वाले वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर आप लोगों को करंट से जुड़े भी कई सारे वीडियो देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग मेरे वो वाले सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसे हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कहते हैं। लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट का हम लोग आगे और भी तरीके से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे राष्ट्रवाद के बारे में, यानी कि राष्ट्रवाद क्या होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे। तो पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग और भी जो राष्ट्रीय संस्थाएं बनी थी वो किस तरीके से बनी, फिर कांग्रेस का गठन किस तरीके से हुआ, उसके बाद फिर जो भी आंदोलन हुए हैं हम लोग उनके बारे में धीरे धीरे आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में बात करेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है और इसकी उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार माने जाते हैं। आज हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में ये सारी बातें जानने वाले हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और पूरा एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स पता चलने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ और भी लोगों को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, जिससे कि और भी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद, जैसा कि आप लोगों को समझ में ही आ रहा होगा, इसे हम लोग इंग्लिश में नेशनलिज्म कहते हैं, यानी कि एक राष्ट्र के प्रति जो हमारी भावना होती है। जैसे कि अगर हम लोग इसे डिटेल में बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसा विश्वास है जो कि लोगों का समूह जो है, यानी कि लोगों के समूह के बीच में एक ऐसा विश्वास है जो ये मानता है कि उनका इतिहास, उनकी परंपरा, उनकी जो भाषा है, जातीयता है और उनकी जो संस्कृति है, उसके आधार पर वो लोग आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कि लोगों का ये विश्वास या फिर ये धारणा हम लोग कह सकते हैं, जिससे वो लोग ये मानते हैं कि वो एक ही तरीके का उनका इतिहास रहा है, एक ही तरीके की उनकी संस्कृति रही है। यानी कि वो आपस में लंबे समय से एक ही तरीके की संस्कृति को फॉलो करते आ रहे हैं, एक ही तरीके की उनकी परंपराएं हैं, भाषा है, तो उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। यानी कि अगर हम लोग इसे सिंपल वे में कहें तो ऐसी विचारधारा जो किसी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है। यानी कि किसी राष्ट्र के लोग अगर उनमें ये भावना है, ऐसी उनकी विचारधारा है कि उनकी एक साझा पहचान है, यानी कि उनकी एक ही पहचान है। जैसे कि राष्ट्र, जैसे प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो देश है भारत, उसमें हम सब लोगों की पहचान क्या है कि हम लोग भारत के नागरिक हैं, हम लोग भारतीय हैं। तो इसी तरीके से राष्ट्रवाद जब उदय हुआ था तो इसका, राष्ट्रवाद की जो भावना है उसका यही मतलब था कि उस राष्ट्र के लोगों में ये भावना कि वो एक तरीके की साझा पहचान साझा करते हैं, एक तरीके का उनका इतिहास रहा है, एक तरीके की उनकी संस्कृति है, एक तरीके की उनकी परंपरा रही है। तो इस तरीके की भावना को ही हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। तो उस टाइम पे हमारे देश में राष्ट्रवाद का उदय होना शुरू हुआ था और अंग्रेज इसे मानते हैं कि राष्ट्रवाद हमारे देश में उनकी वजह से आया है। उसके पहले हमारे देश में अलग अलग राजा रजवाड़े हुआ करते थे, अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग समूहों में बटे हुए थे। लेकिन अंग्रेज़ों की वजह से हमारे देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है और सारे लोग मिलकर एकजुट हुए हैं। तो ऐसा अंग्रेज मानते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग अपने एंशिएंट टाइम में भी देखें तो उस टाइम पे भी हमारे देश के लोग हमेशा से ही एकजुट रहे हैं। भले ही हमारे देश में कितने भी जाति, कितने भी धर्म, कितने भी रिलीजन, किसी भी तरीके का
विभाजन हो, लेकिन हमारे देश के लोगों के एक तरीके का इतिहास रहा है, एक तरीके की उनकी संस्कृति रही है। भले ही आज वो लोग जाति के आधार पर या फिर अगर हम लोग कहें धर्म के आधार पर या फिर अलग अलग आधारों पर विभाजित हों, लेकिन हम लोग एकजुट होकर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के आने के बाद ही हमारे देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, बल्कि ये राष्ट्रवाद हमारे देश में बहुत पहले से चला आ रहा था। तो राष्ट्रवाद क्या है, आई होप आप लोगों को अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। राष्ट्रवाद का सिंपल वे में अर्थ यही है कि ऐसी विचारधारा जो किसी राष्ट्र के सदस्यों के लिए एक साझा पहचान को बढ़ावा देती हो, उसे ही हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ये आप लोग राष्ट्रवाद के बारे में याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके उदय के कौन कौन से कारण थे। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारे देश में राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों की नज़रों में राष्ट्रवाद की डेफिनेशन वो थी जो यूरोप में उन्होंने जिस तरीके से देखा था, जिस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, उनकी नज़रों में राष्ट्रवाद की धारणा वही थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की जो धारणा है वो यूरोप से हमारे देश में आई थी। लेकिन ऐसा हम लोग सारे तरीके से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रवाद बहुत पहले से देखने को मिलता आ रहा है। तो लेकिन उस टाइम पे अगर हम लोग बात करें कि आधुनिक भारत का जो हम लोग इतिहास कर रहे हैं, इसमें जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है वो हम लोग यूरोप से ही मानते हैं, और इसका उदय जो है वो 19वीं शताब्दी में हुआ था हमारे देश में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में कि राष्ट्रवाद का उदय जो है उसकी उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे। तो सबसे पहला इसमें अगर हम लोग कारण के बारे में बात करें तो वो है हितों का टकराव। यानी कि उस टाइम पे जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अंग्रेज़ जो है वो हमारे देश में शासन कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों के बीच, इसके अलावा अगर हम लोग कहें, जो भारत का उस टाइम पे शिक्षित वर्ग का उदय हो रहा था उसके हित, इसके अलावा जो उद्योगपति हैं, इसके अलावा जो श्रमिक हैं और भी जो नए नए वर्गों के साथ जो हितों का टकराव हो रहा था, उसी की वजह से हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय चेतना का उदय होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हितों का टकराव हम लोग अगर बात करें राष्ट्रवाद के उदय के लिए एक जिम्मेदार कारक माना जाता है, जो कि जहाँ पे भी जिस भी देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है वहाँ पे ये कारक देखा गया है। तो भारत भी इसका अपवाद नहीं रहा है। अंग्रेज़ उस टाइम पे जब भारत में पूरी तरीके से शासन करने लगे थे, तो भारत में भी उस टाइम पे नए नए शिक्षित वर्ग का उदय हो रहा था। इसके अलावा जो किसान थे, जो उद्योगपति थे, ज़मींदार थे, उन सब के हितों में आपस में टकराव होने लगा था। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि उनमें एक तरीके की राष्ट्रीय चेतना का उदय होना शुरू हो गया था। तो सबसे पहला जो कारण माना जाता है वो माना जाता है हितों का टकराव। दूसरा हम लोग देखते हैं राजनीतिक प्रशासनिक एकीकरण। इसका अगर हम लोग बात करें तो अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान पर अपना नियंत्रण जमा रखा था और वो लोगों का शोषण कर रहे थे, और आधुनिक प्रशासनिक ढांचे की भी उन्होंने स्थापना की थी। मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में कराया था कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से हमारे देश में पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर था, चाहे हम लोग बात करें सेना का, पुलिस का, इसके अलावा और भी तरीके का जो भी चीज़ें थी, सब कुछ अंग्रेज़ों ने अपने अकॉर्डिंग बदल दी यहाँ की। तो हम लोग देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने आधुनिक प्रशासनिक ढांचे की स्थापना हमारे देश में की थी। मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में कराया था कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने सिविल सेवा जो परीक्षा हुआ करती थी उसमें किस किस तरीके के बदलाव किए, पुलिस व्यवस्था जो है और जो न्याय व्यवस्था है, इन सब का किस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमारे देश में स्थापना की थी और किस तरीके से इनमें अपने अकॉर्डिंग परिवर्तन किया था। तो ये सब हम लोग देखते हैं कि इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि भारत का जो राजनीतिक प्रशासनिक एकीकरण हुआ, तो लेकिन समस्याओं का भी एकीकरण हुआ। यानी कि अगर हम लोग कह सकते हैं कि इससे अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हुआ करते थे उनकी समस्याएं भी आपस में एक होती जा रही थी, क्योंकि अब अंग्रेज़ जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान पर एक तरीके की नीतियाँ लागू कर रहे थे। तो इससे हम लोगों ने जब देखा था कि रेलवे का भी उदय, उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि रेलवे की स्थापना अंग्रेज़ों ने की थी, रेलवे का चलन हमारे देश में होने लगा था, तो उससे भी लोग आपस में कनेक्ट होने लगे थे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अब लोगों की समस्याएं भी एक होती जा रही थी, क्योंकि एक तरीके की नीतियां अंग्रेज पूरे देश में अपना रहे थे। तो इस वजह से लोगों की समस्याएं भी अब एक होती जा रही थी, और जब लोग एकजुट होने लगे तो उनमें राष्ट्रीय चेतना का उदय होना शुरू हो गया था। तो ये भी हम लोग याद रख सकते हैं कि राजनीतिक प्रशासनिक एकीकरण भी एक जिम्मेदार कारक माना जाता है राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के लिए।
फिर अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कंप्लीट कराया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारक हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा कि मैंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से जो राजा राम मोहन राय जी हैं उन्होंने समाज व्यवस्था में सुधार के लिए कई सारे कदम उठाए। इसके अलावा धार्मिक क्षेत्र में जो मान्यताएँ पहले से चली आ रही थी उनको तोड़ने के लिए उन्होंने कितने सारे प्रयास किए। इसके अलावा हमने दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, इन सब के बारे में भी देखा था। इन्होंने आधुनिक विचारों का जनता में प्रसार किया और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इन्होंने जो भी हमारे देश में जाति और धर्म के आधार पर जो विभाजन है उसे राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक बताया और लोगों में समन्वय की भावना का प्रसार किया। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारक माना जा सकता है राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग रेलवे की बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि रेलवे की वजह से लोग जो हैं वो आपस में कनेक्ट होने लगे थे, अपनी समस्याएं एक दूसरे से शेयर करने लगे थे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि अब वो लोग एक दूसरे से मिल पा रहे थे, यानी कि अगर वो कोई किसी भी तरीके का कोई आयोजन करना चाहते हैं, कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं या किसी भी तरीके का आंदोलन करना चाहते हैं, बाद में जो भी आंदोलन हुए वो इसी वजह से सक्सेसफुल हो पाए, क्योंकि रेलवे की वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पा रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान की समस्याएं वो लोग जान पा रहे थे। तो ये कई सारे कारण हम लोग देख सकते हैं कि रेलवे ने आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रेलवे की वजह से ही लोग आपस में कनेक्ट हो पाए, एक दूसरे से अपनी समस्याएं साझा कर पाए। तो रेलवे भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के लिए। इसके अलावा आधुनिक शिक्षा तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विचारों का भी प्रसार होने लगा था, जैसे स्वतंत्रता, समानता, वैज्ञानिक चिंतन। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि इन्हीं विचारों के साथ हम लोग देखते हैं कि आत्म अवलोकन, आत्म विश्लेषण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई और इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि फिर जो भी आधुनिक विचार जिनका प्रसार हो रहा था उससे जनता में भी एक तरीके की राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता और समानता की भावनाएं पैदा होने लगी थी और फिर उन्होंने कई सारे संगठन बनाए, कई सारी संस्थाएँ बनाई जिससे कि समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जा सके। तो हम लोग देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है राष्ट्रवाद की उदय के लिए। इसके अलावा प्रेस यानी कि जो मीडिया हम लोग जिसे कह सकते हैं उसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि प्रेस की वजह से ही हम लोग देखते हैं कि सरकारी नीतियों की आलोचना की जा सके, लोगों को जागरूक और एकजुट करने में भी प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इतिहास लेखन को भी एक महत्वपूर्ण कारक मान सकते हैं, क्योंकि तो इतिहास लेखन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम पे दो तरीके का इतिहास लेखन किया जा रहा था। एक तो है जिसे हम लोग साम्राज्यवादी इतिहास लेखन कहते हैं, जो कि ब्रिटिश सरकार के औचित्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा था और उसमें जो हमारा भारतीय इतिहास है उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा था। जैसे कि अंग्रेज जो हैं जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन करा रहे थे उसके अकॉर्डिंग वो लोग ये कह रहे थे कि हम जो हैं वो शासन करने में सक्षम नहीं हैं और हम पर विदेशियों का बहुत लंबे समय से शासन रहा है। इस तरीके की अगर हम लोग बात करें, इस तरीके का मतलब गलत धारणा, गलत तरीके से हमारे इतिहास को रिप्रेजेंट किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इसे हम लोग साम्राज्यवादी इतिहास लेखन कहते हैं। तो इसकी प्रतिक्रिया में जो हमारे राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी हुआ करते थे उन्होंने भी इतिहास लेखन का कार्य करना शुरू किया और उन्होंने हमारी अतीत की उपलब्धियों को उजागर किया, उनसे हमारा परिचय कराया, जैसे शिवाजी, अशोक। इसके अलावा अगर हम लोग कहें कि आत्मविश्वास और आत्मगौरव की भावना का संचार करने में भी राष्ट्रवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इस तरीके से आप लोग इतिहास लेखन के बारे में याद रख सकते हैं। इतिहास लेखन भी राष्ट्रीय चेतना की भावना पैदा करने में एक महत्वपूर्ण कारक माना जा सकता है। इसके अलावा अंग्रेज़ों की नस्लीय नीति, इसका तो मैंने आप लोगों को उसमें स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें भी बताया था कि नस्लीय नीति की वजह से किस तरीके से जो भारतीय लोग हुआ करते थे उनमें असंतोष पैदा होने लगा था। तो यह असंतोष अभी भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय चेतना का उदय के लिए जो नस्लीय नीति है वो एक महत्वपूर्ण कारक मानी जाती है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में हमें अंग्रेज़ों के द्वारा भेदभाव किया जाता हुआ दिखाई देता है। चाहे हम लोग बात करें वो परिवहन का क्षेत्र हो, इसके अलावा
चाहे वो प्रशासनिक जो क्षेत्र हैं उसमें अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और भी जितनी भी तरीके की चीज़ें हुआ करती थी, सब जगह हमें नस्लीय नीति देखने को मिलती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक जिम्मेदार रहा है राष्ट्रवाद के उदय के लिए। और एंड में हम लोग बात करते हैं वायसराय लिटन और रिपन की नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया। तो ये क्या है, अब इसको हम लोग डिटेल में अभी देख लेते हैं कि उस टाइम पे जो वायसराय लिटन और रिपन हुए थे उनके टाइम पे क्या क्या नीतियाँ अपनाई गई थी और फिर उनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई वो भी राष्ट्रवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण कारक रही है। तो ये जो जितने भी फैक्टर मैंने आप लोगों को बताए हैं राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के लिए, इन्हें आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो ये राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारक माने जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वायसराय लिटन और रिपन के टाइम पे कौन कौन सी नीतियाँ ऐसी अपनाई गई थी जिनके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और वो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण कारक मानी गई हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले इनके टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो वायसराय लिटन जो है वो 1876 से 1880 तक रहे थे। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। और जो वायसराय रिपन है वो 1880 से 84 तक रहे हैं। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। 84 तक जो है वो वायसराय रिपन रहे थे। तो इनके बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि वायसराय लिटन के टाइम पे कई सारी ऐसी नीतियाँ अपनाई गई थी जो कि भेदभाव से युक्त हुआ करती थी और आर्थिक हितों पर भी प्रहार करती थी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया गया था, इसके अलावा शस्त्र अधिनियम, और 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन, सिविल सेवा में जो प्रवेश की उम्र है उसको 19 वर्ष किया जाना। तो ये कई सारी नीतियाँ थी जिनके विरुद्ध प्रतिक्रिया होने लगी थी। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कराया था कि सिविल सेवा की जो उम्र है वो पहले 21 वर्ष की गई थी, फिर बाद में 19 वर्ष की गई। तो इससे हम लोग देखते हैं कि जो शिक्षित भारतीय हुआ करते थे उनमें असंतोष पैदा होने लगा था, क्योंकि अंग्रेज़ों का उम्र कम करने का मेन मकसद यही था कि जिससे कि भारतीयों के प्रवेश को सिविल सेवा में रोका जा सके। तो इन जो भी ये नीतियाँ अपनाई जा रही थी उनके विरुद्ध हमें प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग रिपन के कार्यकाल में बात करें तो इल्बर्ट बिल के मुद्दे पर शिक्षित भारतीयों में असंतोष था। उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर विरोध भी किया। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी नीतियां हैं जिन्हें आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है और सिविल सेवा की उम्र जो है वो 19 वर्ष किया जाना। इसके अलावा इल्बर्ट बिल जो है, ये कई सारे मुद्दे थे, इनकी वजह से हम लोग देखते हैं कि भारतीयों में प्रतिक्रिया होना शुरू हो गई थी। तो ये भी राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक मानी जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इल्बर्ट बिल के बारे में। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब था कि देसी भाषाओं के अखबारों को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। यानी कि जैसा कि मैंने आप लोगों को सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में भी बताया था कि जो भी समाज सुधारक हुए हैं उन्होंने अपने अपने अखबार, अपने अपने पत्र पत्रिकाएँ प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। जैसे कि मैंने राजा राम मोहन राय जी के टाइम पर भी बताया था। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उनका कौन सा जो पत्र पत्रिका या अखबार है जो मैंने बताई थी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका नाम ज़रूर लिखिएगा। तो जो भी देसी भाषाओं में अखबारों का प्रकाशन किया जाने लगा था उनको प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। और इसमें ये था कि सरकार विरोधी लेख प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा जितने भी अखबार जो हैं वो सरकार विरोधी लेख प्रकाशित कर रहे हैं या फिर जो भी उनसे जमानत राशि दी गई है उनको जब्त कर लिया जाएगा। यानी कि उस अखबार को भी जब्त कर लिया जाएगा और उसके लिए जो जमानत राशि दी गई है वो भी जब्त कर ली जाएगी अगर सरकार विरोधी किसी भी तरीके का लेख जो है वो प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा कुछ भी प्रकाशित करने से पहले सरकारी अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके के कई सारे प्रावधान इसमें हुआ करते थे। यानी कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आप लोग कुछ भी प्रदर्शित नहीं कर सकते थे। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी प्रदर्शित करना है तो उसके लिए भी आप लोगों को अंग्रेज़ों की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इसी वजह से इसे गला घोंटू अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। तो इसीलिए हम लोग इसे गला घोंटू अधिनियम भी कहते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसका उद्देश्य जो था वो देसी भाषाओं के अखबारों को प्रतिबंधित करना था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इस अधिनियम के अंतर्गत ही हम लोग देखते हैं कि जो विद्यासागर थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जिनका अखबार था
सोम प्रकाश, उस पर मुकदमा चला था। इसके अलावा अमृत बाजार पत्रिका ने अंग्रेजी में प्रकाशन करना शुरू कर दिया था। यानी कि अमृत बाजार पत्रिका जो है वो पहले बंगला में अपना प्रकाशन किया करती थी, लेकिन बाद में उसने इस अधिनियम की वजह से अंग्रेजी में प्रकाशन करना शुरू कर दिया था। तो ये आप लोग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग इल्बर्ट बिल के बारे में बात करें कि इल्बर्ट बिल क्या था, तो ये 1883 से 84 तक लागू रहता है। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये था, ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय न्यायाधीश अंग्रेज़ों को सज़ा दे सकते हैं। तो इल्बर्ट बिल जो है उसका प्रावधान यही था कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उसमें जो भारतीय न्यायाधीश है वो अंग्रेज़ों को सज़ा दे सकते हैं। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये इल्बर्ट बिल और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में भी मैंने करा दिया। इसके अलावा मैंने अभी आप लोगों को ये भी करा दिया वायसराय लिटन और रिपन के टाइम पे जो नीतियाँ अपनाई गई थी उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया किस तरीके से हुई, और मैंने ये भी करा दिया कि राष्ट्रवाद के उदय के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार रहे और राष्ट्रवाद क्या है वो भी मैंने डिटेल में बता दिया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर किया कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इतना कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ वो भी बिल्कुल फ्री में। पूरा हिस्ट्री में आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और इसी तरीके से आप लोग मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। तो मिलूँगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।